बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को लेकर के, यानी प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी सब्जेक्ट से। तो आज के इस वीडियो में हम 15 नंबर तक की क्वेश्चन जो कि करा दिए थे यहाँ पर, इसके आगे के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं 15 उनको कंप्लीट कराएंगे विथ सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगभग 15 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम की, तो उसमें से 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। वहीं पर अगर हम ईवीएस की बात करें यानी पर्यावरण अध्ययन की, तो उसमें से भी हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। साथ ही अगर हम बात करें संस्कृत सब्जेक्ट की, तो संस्कृत से भी 15 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ बता दिया है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को लगा करके जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में पक्का है कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछे जाएंगे वो भी मैंने हर एक वीडियो में बताया हुआ है हर एक क्वेश्चन पर। तो आप उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगा के जाएं जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए थे। तो यहाँ पर 2019, 18, 17, ठीक है 15, इसके अलावा जो भी ईयर में आपका यूपीटीटी हुआ था उन सभी के पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। उसके बाद अदर आपके सेट कराए जाएंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो उन्हें भी आप ज़रूर अटेंड करें। चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि 15 थे उनको देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में इन सभी को लेकर के मैंने बात कर ली थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप पैसेज वगैरह भी सॉल्व करेंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रीवियस वीडियो में हमने 45 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया था। आज के इस वीडियो में हम 46 नंबर क्वेश्चन पर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 46, रित का विलोम क्या है। दोस्तों अगर हम रित की बात करें तो रित का अर्थ होता है सत्य, या कह सकते हैं मुक्ति, मोक्ष, या ठीक से जुड़ा हुआ। तो इतना अर्थ निकलता है जब भी हम रित की बात करते हैं। तो रित का विलोम पूछा है। तो यहाँ पर 46 की बात करें, 46 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अनृत। अनृत का अर्थ होता है झूठ या असत्य, ठीक है, जो ठीक से जुड़ा हुआ ना हो। तो इस तरह से इसका जो विलोम या विपरीत अर्थ होगा वो होगा बी अनृत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संस्कृत का जब लेक्चर हो रहा था, जो सेट सॉल्व कराया जा रहा था, उसमें मैंने उपसर्ग और प्रत्यय बताया था क्या होता है। वहीं अगर हम हिंदी के पार्ट 1 की बात करें, जो 15 क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी मैंने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताया था। फिर भी यहाँ पर हम जान लेते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग की बात करें तो जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द में नवीन परिवर्तन करे उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। वहीं प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में नवीन परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर संकल्प का उपसर्ग पूछा है, तो इसको आप तोड़ लीजिए। तो सम, धन, कल्प, ठीक है, दोनों का अर्थ होगा। तो इस तरह से उपसर्ग हमारा यहाँ पर जो मतलब जो पहले जुड़ा वो है सम। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 47 का बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 48। 48 पूछा है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा। तो देखिए इससे क्या पता चलता कि मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता। तो इससे पता चल रहा है कि भाव व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है। तो जिस वाच्य में भाव या क्रिया की प्रधानता देखने को मिलती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 48 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 49। 49 पूछा है तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। इनमें से आप ऑप्शन देख लीजिए और आप बता दीजिए कि इनमें से तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो सबसे पहले हम तत्सम समझ लेते हैं। तत्सम क्या है। तत्सम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो तत्सम का संधि विच्छेद होगा तत्, धन, सम। ठीक है,
अगर उपसर्ग या प्रत्यय पूछे तो दोनों मैंने आपको बता दिया है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी उसके समान, इसका अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत से सीधे सीधे रख दिए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तद्भव शब्द की, तो तद्भव का संधि विच्छेद जो होगा वह होगा तत् धन भव, अर्थात उससे निकला या उससे उत्पन्न। ठीक है, इसका अर्थ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपसे पूछ ले कि उपसर्ग क्या होगा तद्भव में, तो तत्, और पूछ ले अगर प्रत्यय क्या होगा तो भव होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो उससे निकला, यानी जो शब्द संस्कृत से निकले हैं उनमें अगर हम परिवर्तन करते हैं तो वह तद्भव कहलाएगा। यानी जो तत्सम होगा वह संस्कृत शब्द होगा, और तद्भव जिनमें हम परिवर्तन करके उसके रूप में संस्कृत शब्द में कुछ नया लाते हैं तो उसे हम तद्भव कहते हैं। सिंपल शब्दों मैंने समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा मेल इसमें से गलत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लुनाई लावड़िता है, यह जो है यह मेल गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 49 का आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 50। इसको थोड़ा छोटा करेंगे। 50 क्या पूछा है? लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है वह गलत है, इसमें से आपको बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा जोड़ा इसमें से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी से देखते हैं। डी दिया है अशोक के फूल, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना बिल्कुल सही है। सी की बात करें रसग रंजन, तो यह भी सही है, यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो कि बी ऑप्शन दिया है संस्कृत के 4 अध्याय, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की है, तो यह भी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें स्कंद गुप्त, तो यह लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है, यह है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो गलत है वह ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्योंकि गलत जोड़ा है इसलिए हमने आंसर बोल दिया, आंसर आपका ए ही होगा। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर हमने जान लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। 51 पूछा है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पर भी आपको वह जोड़ा खोजना है जो जिससे संबंधित नहीं है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो परिमल जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना, ये करेक्ट हो जाएगा। बी है शिवराज भूषण, यह भूषण जी की रचना, ये भी करेक्ट है। सी है शब्द रसायन, तो यह देव जी की है, तो यह भी करेक्ट है। वहीं अगर हम ऊधव शतक की बात करें तो ऊधव शतक जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है। ऊधव शतक जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचना है। जगन्नाथ रत्नाकर अगर यहाँ पर लिखा होता तो करेक्ट हो जाता। तो इस तरह से यह जोड़ा जो है वह सही नहीं है। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है। फिर वैसे ही पूछ लिया है। तो देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं। जो भी आपके रचनाकार हैं, ठीक है, रचनाएं हैं जिनकी, उन पर भी एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ए देख लेते हैं ऑप्शन आर्यों का आदि देश, यह डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है, सही है। बी है वोल्गा से गंगा, तो यह भी राहुल संकृत्यायन की है, तो ये भी सही है। सी है सूरज का 7वां घोड़ा, तो यह रचना धर्मवीर भारती जी की है। वहीं डी देख लेते हैं। डी दिया है दर्शन दिग्दर्शन, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, यह गलत हो जाएगा। तो दर्शन दिग्दर्शन है किसकी रचना, तो यह हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन की रचना है दर्शन दिग्दर्शन। अगर यहाँ पर राहुल संकृत्यायन होता तो सही हो जाता। तो इस तरह से इसमें गलत युग्म जो होगा वह डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। 53 पूछा है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें से आपको इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो फाइंड करना है। इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है वह छांटना है। तो देख लेते हैं कहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे, डी से।
डी दिया है आप हमारे घर आना चाहते हैं, फिर उसके बाद कॉमा, यानी कॉमा का अर्थ होता है अल्प विराम, तो उसका प्रयोग किया है यहाँ पर। तो आइए, उसके बाद अर्ध विराम, फिर ठहरना चाहते हैं, उसके बाद अल्प विराम, तो ठहरिए, फिर पूर्ण विराम। तो यह पूरी तरह सही लिखा गया है, ठीक है, अगर हम विराम चिन्ह की दृष्टि से इस वाक्य को देखें। दूसरा है सी ऑप्शन, उसके पास धन वैभव, उसके बाद अल्प विराम लगा है, नौकर चाकर आदि सब कुछ था, लास्ट में पूर्ण विराम है, तो यह भी सही है, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, बी दिया है वह ईमानदार, उसके बाद कॉमा का प्रयोग किया गया है, परिश्रमी, फिर कॉमा, यानी अल्प विराम है, कॉमा का अर्थ होता है अल्प विराम, इंग्लिश में आप कॉमा बोलेंगे, कर्मठ और मृदुभाषी है, उसके बाद पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगा है, तो यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से ये तीनों सही हैं। अगर हम ए ऑप्शन देखते हैं तो हाँ, मेरा यही विचार है, लास्ट में पूर्ण विराम है, इसके अलावा कहीं भी जो है विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अगर यहीं पर कॉमा लगा होता हाँ के बाद, हाँ मेरा यही विचार है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में होता, तो यह हो जाता सही आपका। अगर हम विराम चिन्ह की दृष्टि से इस वाक्य को शुद्ध देखते तो यहाँ पर अगर कॉमा होता और बगल में इन्वर्टेड कॉमा तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ए जो है वह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग सही से नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है देख लेते हैं। 54 पूछा है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, इनमें से आपको बताना है। तो सनातन यानी लंबे समय से, शाश्वत भी इसका अर्थ यही होगा, चिरंतन मतलब एक चिरकाल से या लंबे समय से, ठीक है। तो इन तीनों का अर्थ तो एक ही हो गया, लेकिन भिन्न अर्थ इसमें पहचानना है कि कौन सा है। तो अधुनातन का अर्थ होता है आधुनिक या नया समय, तो यहाँ पर यह तीनों से भिन्न हो जाएगा, क्योंकि तीनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, और अधुनातन का अर्थ है नया या नई चीज या आधुनिक काल, ठीक है। तो यह अलग दिखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर डी हो गया। बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन का अर्थ होता है नवीन या नया, तो इसका विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ आपको बताना है, तो इसका अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। उसके बाद तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इनमें से जो शुद्ध नहीं लिखा गया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, विभीषण ये सही लिखा हुआ है, ग्रहणी ये भी सही है, जगत गुरु यह भी सही लिखा गया है अगर शुद्ध वाक्यों की बात करें। वहीं पर पूछा है अशुद्ध वाक्य, तो विरहड़ी नहीं होता है, विरहिड़ी होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिखा होता यह शुद्ध वाक्य हो जाता, यहाँ पर अशुद्ध जो लिखा है वह है विरहड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 57। पूछ रहा है 57 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी हैं, इसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा किससे मेल नहीं खाता। तो यहाँ पर पहला देख लेते हैं, मुट्ठी गरम करना, तो इसका अर्थ होता है रिश्वत देना, तो यह सही हो जाएगा। दूसरा है लुटिया डुबाना, यानी सारा काम चौपट कर देना, तो यह भी सही है। माई का लाल होना यानी साहसी व्यक्ति का होना, यह भी सही है। तो इसमें से जो गलत युग्म है वह है सी। सी क्या कह रहा है, सब्ज बाग दिखलाना, इसका अर्थ होता है कि झूठी आशा देना या झूठा लालच देना, इसका अर्थ हरा भरा करना नहीं होता, ठीक है। तो यह गलत हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर गलत युग्म 57 का सी हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। तो उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, अलंकार जरूर पूछेगा आपके पेपर में। तो यहाँ पर जितने भी अलंकार दिए हैं, श्लेष, यमक, अन्योक्ति, रूपक, तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 58 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, इस तरह से
जहाँ पर आपको श्लेष अलंकार दिखे तो श्लेष अलंकार का अर्थ होता है जहाँ पर एक शब्द जो है एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ दो निकले तो उसे हम श्लेष अलंकार कहेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। 59 पूछा है गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में यानी गाय के लिए शाला या जो गाय रखने का स्थान होता है, गाय का घर होता है, मतलब गौशाला घर ही होता है, शाला का अर्थ होता है घर। ठीक है, तो जहाँ गाय के रखने का शाला होता है या घर होता है या स्थान होता है तो उसे हम गौशाला कहते हैं। तो इसमें समास कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर 59 की बात करें, गाय के लिए शाला, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद या पहला पद गौड़ होता है या द्वितीय होता है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। 60 पूछा है देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। तो करेक्ट आंसर की बात करें 60 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है मैंने बता दिया कि जिसमें जो उत्तर पद या दूसरा पद होगा वह प्रधान होगा और जो मुख्य पद होता है या प्रथम पद होता है वह गौड़ होता है। तो इस तरह से आप इनकी बारे में भी जानते चलिए कि किसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है हिंदी सब्जेक्ट का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का। अब इसके बाद हम नया क्वेश्चन पेपर लाएंगे जो प्रीवियस ईयर जनवरी में हुआ था उसको लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।